सिर्फ सच। नमस्कार, मैं काशीनाथ त्रिकाल डिजिटल मीडिया से एक विशेष रिपोर्ट में एक वार्ता है जो कोरोना जैसी महामारी से कैसे इस देश को बचाएं, इस समाज को बचाएं, इस पर गंभीर चर्चा मैं और मेरे साथी रविंद्र दुबे कर रहे हैं। आप सबसे निवेदन है कि इसको ध्यान से सुनें और जनता और देश को बचाने के लिए अपना सहयोग दें। इस समय देश में कोरोना महामारी का प्रकोप व्याप है। देश में 2,16,327 एक्टिव पेशेंट हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश में 10,166 हैं। और सरकार कहती है कि मौत का जो औसत है वो 1% है। अगर 1% भी माने तो तादाद आप समझ सकते हैं कि कितनी है। दूसरी तरफ जनता का ये भी कहना है या एक जनभावना बन चुकी है कि आंकड़े गलत पेश किए जा रहे हैं, स्थिति और भयावह है। लेकिन साधनों से हार चुकी, बीमारी से हार चुकी सरकार और जनता के सामने कोई चारा नहीं है। इस गंभीर मुद्दे पर बातचीत के लिए त्रिकाल मीडिया में जो वार्ता है वो 2 वरिष्ठ पत्रकारों के बीच में है। हमारे साथ हैं जबलपुर के वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र दुबे जी, जो त्रिकाल मीडिया के एमडी भी हैं, और मैं काशीनाथ आपके सामने हैं। हम त्रिकाल पर चर्चा करते हैं जिससे जनता के बीच में एक जागृति आए, सरकार को चेतना आए कि वो अधिक से अधिक संख्या में लोगों को मदद पहुंचा सके। इसके पहले हम आपको एक ऐसा विजुअल दिखा रहे हैं जो बहुत ही शर्मनाक और भयावह है, जो स्थिति बताता है कि हम साधन से कितने हीन हो चुके हैं। कचड़े की गाड़ी में लाशों को ढोकर लाया जा रहा है। कितना भयावह है और कितना शर्मनाक है, आप खुद देखिए। रविंद्र दुबे जी, 2 लाख से पार 2,16,387 रिपोर्ट हुए हैं केस, जबकि संदिग्धों और क्या कहना चाहिए, एक तरह से उस प्रभाव से ग्रसित लोग होम क्वारंटीन है, जो अभी भी आंकड़ों में दर्ज नहीं हो पा रहे हैं। तो स्थिति तो ये लगता है कि ये संख्या कई गुना ज़्यादा है और सरकार के साधन कम पड़ रहे हैं। देखिए, आप इसको ऐसा आकलन करिए, हम और आप अपने परिचितों से जब भी किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो हर परिवार का में 1 या 2 सदस्य या पूरा का पूरा परिवार पीड़ित है, ग्रसित इस संक्रमण कोरोना वायरस की वजह से। उसके घर में सर्दी, खांसी, बुखार, उन्होंने रैपिड करा लिया तो उनका पॉजिटिविटी हो गई, पॉजिटिव बताया गया, उनको होम क्वारंटीन रहने के लिए बोल दिया गया। मेरा एक खुद का व्यक्तिगत अनुभव है, मैं जो आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे परिवार में मेरी छोटी बेटी और बहू दोनों कोरोना से संक्रमित हुए। उनको हल्का सर्दी खांसी का बुखार आया और बुखार आने के एक दिन अगले दिन हम उनको फीवर क्लिनिक में ले गए। फीवर क्लिनिक में ले गए तो उन्होंने बोला रैपिड टेस्ट करा लीजिए। रैपिड टेस्ट में हम 4 लोगों का टेस्ट हुआ, उसमें से 2 पॉजिटिव आ गए, 2 नेगेटिव आ गए। उन 2 जो पॉजिटिव आए उनको उन्होंने बोला इनको होम क्वारंटीन कर दीजिए, इनको कोरोना पॉजिटिव है और इनको ये दवाई 5 दिन की दवाई ले लीजिए और इनको अपने घर में रखिए। हमने उनको 5 दिन अपने घर में रखा। बढ़िया उनका जो सरकारी दवाई दी गई थी उसका से ही ट्रीटमेंट किया। हमने कहीं कोई प्राइवेट किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, किसी से कोई कंसल्ट नहीं किया, कोई वो नहीं किया। लेकिन इस दौरान कोई सरकारी महकमे का कोई भी अधिकारी हमारे पास नहीं आया, ना उसने हमको कॉल किया। इसका मतलब वो 2 कोरोना पॉजिटिव आए थे वो रिपोर्टेड नहीं है। इसकी अगली कड़ी में 10 दिन होने को आ रहे थे जब वो ठीक होने की स्थिति में आ गए थे और उन्होंने भी कह दिया ना कि रविवार तक इन सबका कोरोना संक्रमण से निष्क्रिय हो जाएगा, इसलिए आप इनको कमरे से बाहर निकाल सकते। इसके बीच में मेरी बड़ी बेटी पॉजिटिव हो गई और उसका हमने RT-PCR टेस्ट कराया। RT-PCR टेस्ट के साथ हमने एक और टेस्ट कराया, रैपिड कराया, जिसमें वो भी पॉजिटिव आई। तो जैसी पॉजिटिव आई तो उसको हमने उसी कमरे में रख दिया, उसी क्वारंटीन कर दिया, घर ही में रखा हमने।
लेकिन इसके बाद क्या होता है कि सरकारी महकमे से जो कंट्रोल रूम है, कोरोना कंट्रोल रूम से लगातार हमारे पास फोन आना चालू हो गए। सुबह शाम दो डॉक्टर हमसे लगातार बात करते हैं, उसमें हमसे बड़ी बिटिया का हालचाल लेते हैं, उनसे दवाई के बारे में सलाह देते हैं, जो भी हमको जानकारी ले रहे हैं मांगना चाहते हैं हम उनको देते, और हमको वो बढ़िया समझाते। तो कोई लेडी डॉक्टर हमसे रेगुलर बात कर रही है, वो हमसे बढ़िया बात भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे घर में 3 पॉजिटिव थे, उसमें से कुल 1 रिपोर्टेड है, 2 नहीं है, जबकि वो 2 ठीक हो चुके हैं। ऐसे आप सोचिए पूरे देश में या पूरे प्रदेश में या पूरे जिले में या हमारे शहर में लगभग यही हो रहा है। जो रैपिड टेस्ट में पॉजिटिव आ रहे हैं उनका कहीं कोई रिपोर्ट नहीं हो रहा, और उनको होम क्वारंटाइन के नाम पर उनको रखा जा रहा है, होम आइसोलेशन में रखा गया है, उनमें हल्के लक्षण है, ऐसे कहते। देखिए आज हमारे जबलपुर में 724 के आसपास कल पेशेंट आए हुए, और मेरा ऐसा मानना है ये 724 बहुत कम है। आप देखिए जो फीवर क्लिनिक है वहां जाके देखिए, रोज 300 400 लोगों की लाइन लग रही है, सैंपल लिए जा रहे हैं, कोई का रैपिड हो रहा है, कोई का RT-PCR हो रहा है। आप जब गोहलपुर चले जाइए, रांची चले जाइए, सब जगह यही हाल हो रहा है। तो इसके हिसाब से लगभग मेरा मानना है कि 5 से 6 हज़ार पेशेंट पर डे यहाँ आ रहे हैं। और देखिए इतनी भयावह स्थिति हो चुकी है कि अस्पतालों में जगह नहीं है, सरकारी महकमे के पास कोई अमला पूरी तरह बिल्कुल हताश हो चुका है। और देखिए प्रशासन के पास भी अपनी एक सीमा है, एक सीमा के भीतर ही रह के दायरे में कर सकता। निजी अस्पताल वाले भी जितने बेड होंगे, जितना उनके पास संसाधन होगा, उतनी काम कर सकेगा। इसलिए ये स्थिति बहुत ही विकट हो चुकी है, और सबको एक ही हाल है कि आप अपने घर में रहिए, शांति से रहिए, मास्क लगा के रहिए, बहुत जरूरी है तो ही घर से बाहर निकलिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को बोलिए कि घरों में ही क्वारंटाइन होने का इंतजाम करें, लोगों को घर पे ही इलाज कराने की बात करें, क्योंकि अस्पतालों में जगह नहीं है, अस्पतालों की स्थिति विकट हो चुकी है। मतलब आदमी को थोड़ा सा भी अगर लक्षण होता है तुरंत टेस्ट कराए और अपने घर पे ही होम क्वारंटीन हो जाए, और उसके बाद वो उस तरह की इलाज की सलाह केवल डॉक्टरों से ले और अपने घर पे ही इलाज मुहैया कराए। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आंकड़ों की बात है, तो आपके घर में 3 पॉजिटिव निकले लेकिन रिपोर्ट 1 हुआ, मतलब औसत या एक तरह से जो आंकड़ा बनेगा वो 3 में 2 1 का बनेगा। लिहाजा मतलब 1 संख्या रिपोर्ट होगी और 2 नहीं होगी। इसलिए जो आंकड़ा 2,16,000 का है, इसका आप 3 गुना कर दीजिए। ये स्थिति है इस समय देश में। लेकिन एक बात और है कि 1720 में, 1820 में और 1920 में, इन 3 अलग अलग वर्षों में देश में महामारियां आई। देश क्या, पूरी दुनिया में आई, और उसके इंतजाम किए गए और उससे निपटा गया। और उसके बाद ये बीमारी अगली बार आए तो उससे मुस्तैदी से लड़ा जा सके और नियंत्रित किया जा सके, इसके साधन तैयार किए गए। लेकिन क्या कारण है कि 2022 में जब हम ज़्यादा साधन संपन्न हैं, हम ज़्यादा विज्ञान के ऊपर आधारित होकर बहुत ज़्यादा खोजों और बहुत ज़्यादा तरीके से हम मुस्तैद हैं, उसके बावजूद 1 साल के भीतर ही इसका जब एक स्ट्रेन दोबारा रिपीट होता है तो हमारे साधन बौने हो जाते हैं, हम बौने हो जाते हैं, सरकार बौनी हो जाती है कि ना हमने इस बात की कोई तैयारी करके रखी कि अगर कोरोना रिपीट होता है तो हम किस तरह से उससे मुस्तैदी से लड़ सकेंगे और लोगों को बचा सकेंगे। तो हम ये साधनहीनता तो एक तरह की लापरवाही भी है, निश्चित रूप से जनता की लापरवाही है कि बिना मास्क के घूम रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन साधनों की और सरकार की मुस्तैदी भी उतनी ही जिम्मेदार है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए मारामारी मच गई, इसी तरीके से ऑक्सीजन के लिए मारामारी मच गई, बिस्तरों की बहुत कमी है। हमने कोई अलग से इंतजाम नहीं किए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम दोबारा इस तरह से तैयारी करके 2 दिन के अंदर वापस लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, जिससे पूरा देश इस महामारी की फिर से चपेट में आ गया। देखिए अब इसको इस तरीके से लीजिए कि मार्च में हमारे यहाँ पहली बार 20 मार्च को 2020 में हमारे यहाँ ये रिपोर्ट हो गया कोरोना, है ना, हमारे यहाँ ऑफिशियली घोषणा कर दी गई। और 22 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन की लगभग तैयार जनता कर्फ्यू, और उसके बाद लॉकडाउन लगने लगा। हमने उसको 90 दिन उसको लॉकडाउन को झेला, और उसके बाद हमने ये दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश की कि हमने कोरोना की जंग को जीत लिया, हमने वैक्सीन बना लिया और हम सब कुछ हो गए। इसमें हम अपनी जिसको कहते हैं ना कि हम आत्ममुग्ध हो गए और अपनी प्रशंसा में लग गए चारों तरफ। ये इसमें एक बात नहीं कह रहा हूँ मैं, सारे लोग कह रहे, ये महाराष्ट्र सरकार भी कर रही थी, ये मध्य प्रदेश सरकार कर रही थी, ये बंगाल सरकार कर रही थी, ये उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही थी। अपनी सरकारें जीत की दावे करने लगी कि हमने इसको कोरोना को हरा दिया, जबकि ऐसा नहीं था। दुनिया भर के
के विशेषज्ञ ये कह रहे थे कि दूसरी लहर आएगी, 5-7 महीना लौट के आएगी, इसमें बिल्कुल तय था, ये मान के चलिए निश्चित था कि दोबारा ये लहर आना है और ये आई है। दुनिया में जहाँ जहाँ कोरोना था सब जगह दोबारा लॉकडाउन की खबरें आने लगी थी, लेकिन हम मुतमईन थे पूरी तरीके से और हम इसमें लग गए कि हमारे पास चुनाव होना था, हमारे पास चुनाव की तैयारियां करना थी, सरकार उस चुनाव में लग गई। और उसने देखिए चुनाव के साथ साथ हमारे साथ एक और बड़ी संकट का समय ये आ गया कि जनता का पूरा ध्यान उस चुनाव की ओर चला गया, सारे लोग उस तरफ चले गए और कोरोना की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये हमारे पास जो 20 मार्च से इस 20 मार्च तक का जो समय हमारे पास 1 साल का मिला था, इसमें हमें अपनी हेल्थ सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं जिसके बारे में हम कह रहे हैं, इसमें हमें इतनी तैयारियां कर लेना था, इतनी तैयारियां कर लेना था कि अगली बार कोई महामारी आएगी तो उसकी हम पहले से तैयारी। अब देखिए जनता, हम जो सोशल मीडिया में संदेश दिया जा रहा कि साहब वो तो 135 करोड़ हो गए, हम 135 करोड़ ये तो झेलना ही पड़ेगा, ये बिल्कुल गलत बात है, इससे कोई सहमत नहीं। क्या आप जब से सरकार में चुनने आ रहे थे क्या आपको नहीं मालूम था कि 100 करोड़ की आबादी का देश हो चुका है? क्या आपको नहीं मालूम था कि अगली जनगणना में हम तो 135 करोड़ होने वाले? ये सबको मालूम था कि हम 135 करोड़ की आबादी वाला देश है और उसके हिसाब से हमें तैयारियां करना है। जो तैयारियां की गई थी वो बिल्कुल नाकाफी थी। दूसरी बात मैं आपसे यहाँ कहना चाहता हूँ कि आप जिस तरीके से हमने वैक्सीन बनाई तो वैक्सीन का प्रचार हमने बहुत ज़्यादा किया और हमने ये बताया कि साहब इसको वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है, बिल्कुल ठीक बात है, लोगों को जागृत करिए, लोगों को बताइए, या आपने सही काम किया कि लोगों को जागृत किया। लेकिन आपने क्या किया, उसको बांटना शुरू कर दिया। अभी हमारे देश में 100 करोड़ वैक्सीन बनना थी, यानी 100 करोड़ के साथ साथ पहला डोज 100 करोड़ और अगला 100 करोड़, यानी 200 करोड़ से ज़्यादा की वैक्सीन लगना ही चाहिए थी लोगों को। 200 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगना है, 200 करोड़ डोज बनना है, उसका उत्पादन होना था। लेकिन हमने क्या किया, हमने ये बांटने लगे, हम पड़ोसी देशों को देने लगे। ये बिल्कुल गलत बात थी। पहले हमें अपना घर देखना था, उसको ठीक करना था, उसके बाद आगे जाना। आज देखिए इस 5 महीने में जब सब बोल रहे थे कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कोई ऐसी 2 तरीके के मत आ रहे थे कि रेमडेसिविर जरूरी है या गैर जरूरी है, लेकिन उसका प्रोटेक्शन लगातार होते रहे। हमने बंद कर दिया, हमारे यहाँ के लोगों ने बंद कर दिया, प्राइवेट कंपनियों ने उसको बंद कर दिया। अब आज जनता इस तरीके से त्राही मच रही है और सोच रही है कि रेमडेसिविर अचूक रामबाण है। जो डॉक्टरों ने, प्राइवेट अस्पतालों ने उसका भ्रम बना दिया, उसने ये बता दिया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन लगने से ही बचा है। बहुत क्रिटिकल कंडीशन में रेमडेसिविर लगाया जाएगा। ये बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि जब उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, जब लंग्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा या दूसरे पार्ट उसके प्रभावित होने लगे तब रेमडेसिविर लगेगा। लेकिन आज क्या हालत बन रहा है कि रेमडेसिविर ही अचूक रामबाण है। ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए हमारे यहाँ भी देशी नुस्खे हैं जिसके बारे में हम सब जानते हैं। लोग सबसे पहले से कह रहे हैं कि लगातार भाप लीजिए, यदि आपको कोरोना नहीं भी हल्की सर्दी है तो भाप लीजिए, लगातार भाप लेते रहिए, दिन में 3 बार लीजिए, 4 बार लीजिए, किसी को भाप लेने में कोई खर्चा नहीं आने वाला है। देखिए हमारे यहाँ पहले से भी कहा जाता था कि काढ़ा लीजिए, अदरक की चाय पीजिए, अदरक को शहद के साथ चाटिए, हल्दी का दूध पीजिए। ये बहुत सारे ऐसे नुस्खे हैं जिसके बारे में दुनिया की कोई ताकत इसको झुठला नहीं सकती। ये हमारे यहाँ का सिस्टम है और हमारे यहाँ बचपन से दादी के नुस्खे जो ट्रीटमेंट के इलाज होते हैं तो वो हैं, इनको हमें करना चाहिए। इन्हीं से हमारा इम्यूनिटी बढ़ेगा और इसी से हम बच सकेंगे। दूसरी बात, यदि आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क पहनिए, मास्क रखिए। देखिए अभी जो दूसरी लहर आई है वो क्यों आई, इसका सबसे बड़ा कारण है कि सरकारों ने सोच लिया था कि सब ठीक हो चुका है, चारों तरफ अमन चैन है, लोग यहाँ से वहाँ जाने लगे। बॉम्बे से लोग यहाँ आ रहे थे, हवाई जहाज से जा रहे थे, ट्रेनों से आ रहे थे, बसों से आ रहे थे, कोई रोक टोक नहीं थी। इसकी वजह से क्या हुआ, जो शादी बारातों का माहौल था अचानक 400-500 लोग की शादियां होने लगी थी, उससे तेजी से कोरोना फैला। और अब जो है गांव देहात, दूर इंटीरियर के गांवों से खबरें आ रही हैं वहाँ कोरोना हो गया, जो इसका कंट्रोल करना अब लगभग नामुमकिन है। इसलिए लोगों को देसी नुस्खे पर आना पड़ेगा और सरकार से नहीं, अब प्राइवेट लोगों को भी आगे आना पड़ेगा, जो निजी संस्थाएं उनको आगे आना पड़ेगा, राजनीतिक दलों को आगे आना पड़ेगा, दलगत भावनाओं से उठकर युद्ध स्तर पर काम करना पड़ेगा। और एक बात आपको सबको बताना चाहता हूँ कि देखिए एक आपदा प्रबंधन करके, डिजास्टर मैनेजमेंट करके, जिसको इंग्लिश में डिजास्टर मैनेजमेंट वर्ड दिया गया था, बड़ा भारी है। उसके लिए कमेटी बनी थी, सब परमाणु हमला होगा तो क्या होगा, इसके लिए जिले में कौन कौन सी किताब बनी, कलेक्टर के पास एक किताब बनी हुई है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, सेना, ऑर्डिनेंस, ये तमाम लोगों की पूरी जानकारी है। उसमें एक किताब बनी थी, बुकलेट बनी थी। कलेक्ट्रेट में डिजास्टर मैनेजमेंट का एक अधिकारी अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया था जिसमें बताया गया था कहाँ कितनी अस्पताल हैं, कितने बिस्तर हैं, इनको कैसे किया जाएगा, यदि कोई आपदा आती है तो उसके लिए कौन कौन कलेक्टर क्या करेगा, रोल होगा, यदि मान के मंडल रेल प्रबंधक है तो रेल प्रबंधक का क्या रोल होगा, यदि सेना के अधिकारी हैं तो उनका क्या रोल होगा। वो डिजास्टर मैनेजमेंट फेल हो चुका है, कोई कमेटी उस पर काम नहीं कर रही। क्राइसिस मैनेजमेंट के नाम पर अलग एक टीम बना दी गई है, जबकि वो जो आपदा प्रबंधन है उस आपदा प्रबंधन के तहत युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। ये समझ लीजिए कि हमारे देश पर परमाणु हमला हो चुका है और उसके लिए हमें तैयारियां करना है। तो हम उस तैयारी के साथ यदि मैदान में आएंगे तो हम इस जंग को जीत सकते हैं। अभी भी कोई समय नहीं बीता, हमें उस जंग को जीतने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा।
आमतौर पर इस तरह की जो भी समितियां बनती हैं उसमें लोग सदस्य बनने के लिए तो उतावले रहते हैं और सदस्य बन जाते हैं और उसके बाद घर के सामने बड़ा सा एक साइन बोर्ड लगा के ये बताना चाहते हैं कि ये बहुत तीरंदाज हो गए हैं, लेकिन जनता के बीच में जाके या जनता को राहत पहुंचाने के लिए वो कोई काम नहीं करते। अभी एक नया संकट और आ गया है जो अभी आज ही देखने को मिला। हरिद्वार कुंभ से लौटे यहाँ पर एक संत हैं, श्याम देवाचार्य कहते हैं उनको, वो कोरोना पॉजिटिव हो गए और उनके साथ 10-12 लोग गए थे, वो सब कोरोना पॉजिटिव हो गए और कुछ होम क्वारंटीन है, कुछ अस्पतालों में दर्ज हैं। तो मेरा ये मानना है या कहना है कि इन साधु संतों को और ऐसे ही दूसरे दीगर संस्थानों को भी चाहिए कि जो लोग हरिद्वार से या दूसरे जगहों से आ रहे हैं वो बहुत खुलकर इत्तला करें कि हम फलानी जगह से आ रहे हैं, हमारी जांच की जाए या हम खुद होम क्वारंटीन हो रहे हैं ताकि संक्रमण ना फैले। इस बात की ताकीद भी लोगों को की जाना चाहिए जो कि नहीं हो रही है। अच्छा, पब्लिक के बीच में सेमिनार या चर्चा करके या पब्लिक को जागृति करने के लिए आपका कोई सुझाव है? देखिए, पब्लिक को जागरूक करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं जो देख रहे हैं हम गांव में, गली में, मोहल्ले में, आप चर्चा करिए। काम वाली बाई है, ठेले वाला है, सब्जी वाला है, आप जाइए। मैं आज ही सब्जी बाजार गया था, सवेरे सवेरे फल मंडी गया था, मैंने वहाँ लोगों से बात देखा, सारे लोग अवेयर हो चुके, सबको सब कुछ की जानकारी है। ऐसे नहीं मास्क पहनना है, गर्म पानी पीना है, हल्दी का दूध पीना है, कोरोना क्या है, ये सब जगह संदेश हो चुका है। लेकिन उसके बाद भी लोग लापरवाही कर रहे हैं। देखिए, लापरवाही 2 तरीके से हो रही है। एक तो मजबूरी में कर रहे हैं लोग मजबूरी ऐसी है कि आप उसको अब इस तरीके से लीजिए कि लोग बहुत गरीब लोग हैं। आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद कहा था कि हमने जब लॉकडाउन हुआ तो 80 करोड़ लोगों को राशन उपलब्ध कराया सस्ती दरों पर, जो 1 रुपये किलो और 2 रुपये किलो हमने राशन उपलब्ध, 80 करोड़ लोग। तो आप सोचिए कि जो रोजमर्रा कमाने खाने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, ठेले वाले हैं, कोमचे वाले, ये तो निकलेंगे। यदि नहीं निकलेंगे तो बेचारों को पेट कहाँ से पलेगा? अभी उनके पास पैसा नहीं, नकदी का संकट है। ये तो नकदी के संकट के लिए वो कुछ ना कुछ भी करने तैयार है। हर आदमी आजकल आलू प्याज का ठेला लेके घूम रहा है, हो सकता है उसे 100 रुपये मिल जाए, 200 रुपये मिल जाए, इस लालच में वो काम कर रहा है। तो इसके लिए आप मत बदी अवेयरनेस कार्यक्रम चला। हमें तो ये करना है कि जो सक्षम लोग हैं वो अब निकल कर बाहर आए और अस्पतालों में जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए, देखिए आप लोग मदद करना चाहते हैं जिनके पास पैसा सक्षम है। मैं आज ही पढ़ रहा था कि तनखा जी ने हाईकोर्ट में बोला है कि मैं 1 करोड़ रुपए देना चाहता हूं लेकिन कोई बात करना नहीं चाहता मुझसे। वो ठीक है, सांसद निधि से देना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैसा देना चाहते हैं, विदेशों में, देशों, अपने शहर में भी होंगे, प्रदेश में भी होंगे, जो पैसे से मदद करना चाहते हैं। वो चाहे तो कोई रेमडेसिविर खरीद कर दे दे, कोई चाहे तो ऑक्सीजन खरीद कर दे दे। इन सबकी मदद लेने के लिए एक कमेटी बनना चाहिए, एक संस्था बनना चाहिए जो कि लोगों के लिए मदद करे। हो सकता है वो रेड क्रॉस के माध्यम से हो जाए, हो सकता है मुख्यमंत्री सहायता कोष का, लेकिन अभी तक कोई अपील आ ही नहीं रही। आप बताइए ना कि किसी मुख्यमंत्री ने, शिवराज सिंह ने अपील की क्या मुख्यमंत्री सहायता फंड में ज्यादा से ज्यादा दान करिए? क्या कलेक्टर ने अपील की कि रेड क्रॉस में दान करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इलाज मुहैया करा सके? ये होना चाहिए। इस बल्कि अब उल्टा होना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस करने के बजाय लोगों से पैसे की बात करना चाहिए कि पैसा कहाँ से आए, लोगों को सस्ता इलाज कैसे मिले, इलाज कैसे मिले, ये सबसे बड़ी बात है। और जो आने वाले कल भी यही होगा। तो देखिए कि आज ये सब एक आध महीने का नहीं, मुझे तो लगता है 3 महीने का संकट है। इस संकट से निपटने के लिए सबको अभी भी एकजुट हो जाना चाहिए और ये मानना चाहिए कि हमें युद्ध स्तर पर, जैसा युद्ध के समय हम सब एकजुट होते हैं, अभी भी समय है, सबको एकजुट हो जाना चाहिए। ये एक आम धारणा बन चुकी है कि ये संक्रमण है और इस संक्रमण से लड़ाई ऐसे लड़ना चाहिए जैसे हम युद्ध के लिए तैयार हैं, हम युद्ध के मैदान में जा रहे हैं। सरकार को भी खुले हृदय से जो लोग मदद करना चाहते हैं उनसे मदद मांगना चाहिए। जनता को इलाज बेहतर और सस्ते से सस्ता मिल चुके, इसलिए निजी अस्पतालों की जो फीस है, जो उनके खर्चे हैं या उन पर लगने वाली जो सुविधाएं हैं, कुछ चीज़ें सब्सिडाइज करके सरकार सस्ता कर सकती है। ये दौर है जब सरकार को ये करना चाहिए। कोरोना के लिए हम निरंतर जागृति कर रहे हैं और हमारा अभी भी लोगों से कहना है, मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी आपस में रखिए, बहुत सतर्क रहिए, देसी नुस्खे भी अपनाइए ताकि किसी तरह से आप बचे रहें, पूरा समाज और देश बचा रहे। जब सब बचे रहेंगे तभी खुशहाली होगी। इसी कामना के साथ हम
इस चर्चा को विराम देते हैं और आपसे नई चर्चा नए मुद्दों के साथ फिर हाजिर होंगे। सिर्फ सच।